कल हम लोगों ने जो है वो काफ़ी डिटेल में, लेकिन जल्दी जल्दी हम लोगों ने जो है वो टाइप्स ऑफ चित्त के बारे में समझने की कोशिश करी थी, जिसमें कितने तरह के चित्त थे। 5 प्रकार के चित्त जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सबसे पहला था व्युत्थान चित्त। व्युत्थान चित्त की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? मीन्स खुद भी डिस्टर्ब रहता है और दूसरों को भी डिस्टर्ब किए रहता है। खुद का जीवन भी नर्क, दूसरों को भी नर्क, है नहीं। देन दूसरा क्या था? निर्मित चित्त। निर्मित चित्त की खासियत क्या है? हाँ, अपने मन की करता है, थोड़ा मूडी होता है नहीं। और जो है वो मीन्स व्युत्थान का थोड़ा कम लेवल है बस। व्युत्थान जो है वो सुप्रीम लेवल का डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है सोसाइटी का। सुप्रीम लेवल का डिस्टर्बिंग एलिमेंट है व्युत्थान। लेकिन ये जो निर्मित होता है, ये निर्मित जो है वो व्युत्थान का थोड़ा कम है, लेकिन डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये भी है। फ्लक्चुएटिंग मूड का होता है वो। कभी ऐसे हो जाता है एकदम से, कभी खुश हो जाएगा वो आपसे, कभी एकदम से आपसे नाराज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कभी जो है वो ज़्यादा टाइम आपके साथ हंसी खुशी का गुजार देगा, फिर 5-5 दिन 10-10 दिन नहीं बात करेगा आपसे, है ना। वो इस तरीके का होता है, मूड ईटिंग का है, राइट। अभी मूड हो रहा है उसका तो बहुत सारी आइसक्रीम खाएगा। उसका मूड नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल कभी आइसक्रीम खाएगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कभी खाई नहीं इसने ज़िंदगी में आइसक्रीम। वो इस तरीके के जो चित्त होते हैं उनको हम निर्मित चित्त के नाम से कहते हैं। देन तीसरा कौन सा था? निर्माण चित्त। तो निर्माण चित्त की क्या खासियत है? ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है थोड़ा। और हाँ, थोड़ा सा जो है वो दूसरे ह्यूमंस के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है कि उनको हमारी वजह से कोई परेशानी ना आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी सोचना शुरू कर देता है वो, है नहीं। और सेंसिटिव हो जाता है दूसरों की परेशानियों को देख करके। वो अपने अंदर जो है वो विचलित हो जाता है कि इसकी परेशानी जो है वो किसी तरीके से कैसे भी कैसे दूर कर दूँ मैं। वो इस लेवल पे अपने को डेवलप कर लेता है। इसको बोलते हैं हम लोग निर्माण चित्त, है ना। देन कौन सा है? शांत चित्त। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अनडिस्टर्ब्ड है, किसी भी कंडीशन में इसको रख लो, है ना। ये जो है वो इसके लिए खुशियाँ बहुत पागल होने वाला मोमेंट नहीं होता। जैसे इसने वर्ल्ड कप जीत लिया और अब वो शैम्पेन खोल देगा और वो पागल हो जाएगा और वो नाचना शुरू कर देगा, और शांत है, उसके लिए वो भी सही है। और वो मीन्स उसके लिए वो भी सही है कि वो नॉकआउट फेज़ में ही पहला ही मैच हार गए और टीम बाहर आ गई। हालांकि बहुत एक्सपेक्टेशन थी, टीम फाइनल तक जाएगी, अच्छा खेलेंगे हम बहुत, लेकिन वो भी उसके लिए बहुत मतलब डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है उसके लिए। ना तो वो खुशी का मोमेंट जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा, मीन्स उसका जो बैलेंस है। सेट हो जाइए, सेट हो जाइए, जल्दी से सेट हो जाइए थोड़ा सा। राइट। ये जो शांत चित्त है, ये शांत चित्त बहुत मतलब जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता, और ये अपना बैलेंस, अपने बिहेवियर का बैलेंस जो है वो जल्दी खोता नहीं है। आपे से बाहर नहीं होता जल्दी, ना तो खुशी में, ना गमी में, ना गुस्से में, किसी भी तरीके से आप इसको जल्दी उभार नहीं सकते। तो उसको नाम दिया गया है शांत चित्त का नाम दिया गया है उसको, है ना। देन सबसे लास्ट जो चित्त है वो दिव्य चित्त है ना। ये चित्त एक ऐसा चित्त है जो मतलब इसको देख के लगता है कि ये तो इंसानी नहीं है। जिसको हम कहते हैं ना भारतीय संस्कृति में, ये तो देवता स्वरूप है ना, ये वैसे होते हैं। तो गाली बक दो, उनके मुंह पे थूक दो, उनकी सिर पे कोई असर ही नहीं पड़ता। ठीक है भैया, मैं जाकर के नदी में नहाई आऊँगा, दोबारा फिर थूक दिया उसने,
और फिर जा करके नदी में नहाई है, दोबारा फिर थूक दिया उसने, तो फिर थूक गया, वो फिर नहाई है, फिर उसके बाद जो है ऐसा 7 बार हुआ। 7 बार होने के बाद जो है वो पैरों पे पड़ गया, भाई दादा माफ़ कर दो यार, हम थूकते थूकते थक गए, तुम नहाते नहाते नहीं थके। वो दिव्य चित्त होते हैं। मैं गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ, ये गौतम बुद्ध की स्टोरी है ना, उनकी बायोग्राफी है, राइट। तो इस तरीके के जो चित्त होते हैं ये दिव्य चित्त होते हैं, इनको आप किसी भी तरीके से उखाड़ नहीं सकते। ख़ास करके इनकी बड़ी खासियत होती है, असल में हम लोग बड़े शॉर्ट में बात कर रहे हैं, डिटेल में कभी और मौका मिलेगा कर लेंगे। ये जो दिव्य चित्त होते हैं ये अपनी पर्सनल किसी भी चीज़ के लिए कभी नहीं उखड़ते। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, उसने मुंह पे थूक दिया गौतम बुद्ध के, गौतम बुद्ध जाके नहाई है, अभी तो पर्सनल चीज़ है ना, पर्सनल गुस्सा है, पर्सनल गुस्सा है ही नहीं, पर्सनल गुस्सा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अपनी पर्सनल कोई बात, पर्सनल कोई खुशी, उनके लिए कोई वो नहीं है, राइट। हाँ, अगर दिव्य चित्त की ये खासियत होती है, दिव्य चित्त की ये खासियत होती है कि अगर ह्यूमैनिटी को कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है तो उस पर उनको गुस्सा आ जाता है, वो उनको बुरा लगता है। अपने बारे में, उनके बारे में कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, उनका कोई नुकसान कर दो, पर्सनल, उनकी सेहत पे असर ही नहीं पड़ता। लेकिन ह्यूमैनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर आप रुकावट पैदा करोगे तो फिर वो परेशान होते हैं। ये दिव्य चित्त की खासियत होती है, राइट। तो हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ चित्त किए थे, व्युत्थान चित्त, निर्मित चित्त, निर्माण चित्त, शांत चित्त और दिव्य चित्त, और इनकी हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस है ना, उसके लिए हम लोगों ने बात करी थी कि ये दुनिया का, हमारे आपके जीवन का जो है वो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। बड़े सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये भी है कि कोई भी चीज़ डेवलप होगी तो वो हमेशा संघर्षों के बाद ही होगी। बिना संघर्ष के कोई डेवलपमेंट आप अपने अंदर कर नहीं सकते। जिसको आप संघर्ष कह रहे हो उसको मैं बहुत ही रफ भाषा में रगड़ कह रहा हूँ। प्लीज़, जब तक दो चीज़ें आपस में रगड़ नहीं खाएंगी, दो से ज़्यादा चीज़ें रगड़ नहीं खाएंगी, कोई डेवलपमेंट, कोई क्रिएशन हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपनी कोई भी स्पोर्ट्स की स्किल अगर आपको डेवलप करनी है, अगर आपको स्पोर्ट्स की कोई भी स्किल इम्प्रूव करनी है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रगड़ पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, राइट। रगड़ का मतलब है बहुत ज़्यादा हीट पैदा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, राइट। बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी बहुत सी चीज़ों की, देन ओनली यू कैन डेवलप, राइट। तो संघर्ष या स्ट्रगल या जद्दोजहद ये डेवलपमेंट की माँ होती है। डेवलपमेंट पैदा ही नहीं हो सकता बिना संघर्ष के। इसके लिए हम लोगों ने कल बात करी थी, कि दुनिया का हर इंसान जो है वो सूरज की तरह चमकना तो चाहता है मगर जलना नहीं चाहता। दुनिया का हर इंसान जो है, जो क्रिकेट खेल रहा है, वो चाहता है विराट कोहली सर की तरह मैं भी बैट्समैन बन जाऊँ, लेकिन उनकी तरह जलना नहीं चाहता। वो जिस तरीके से रगड़ पैदा कर रहे हैं, जिस तरीके का संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके की ट्रेनिंग करके वो वहाँ पहुँचे, तो इसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बात करी। ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा एक और प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे आपके लाइफ का। मीन्स मैं प्रिंसिपल्स आपको असल में इसलिए बताता हूँ कि कल को आपको एक लंबी ज़िंदगी गुजारनी है, राइट। अभी आप लोग 24 से 26 साल के हैं, आप लोगों को एक लंबी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं आपके डबल उम्र का हूँ, राइट। अगर आप 26 के हैं तो मैं 52 का हूँ, तो डबल उम्र हो गई, राइट, या डबल से ज़्यादा भी। इतनी लंबी ज़िंदगी तो अभी गुजारनी है, राइट। मीन्स मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। पता नहीं है किसको कल को क्या हो जाए, लेकिन जो है वो मेजॉरिटी को ऐसा ही करना है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़िंदगी गुजारनी है। उसके लिए आपको जीवन गुजारने के सिद्धांतों का पता होना आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जीवन के सिद्धांत, किसी भी चीज़ के अगर सिद्धांत आपको नहीं पता है तो फिर आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने फ़ायदे के लिए आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको प्रोजेक्टर के प्रिंसिपल्स नहीं पता है तो
प्रोजेक्टर सही हालत में होगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन चूंकि आपको प्रिंसिपल्स नहीं पता उसके, तो आप जो है उसको अपने फ़ायदे के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। जिसको पता होगा वो ज़्यादा फ़ायदा इस्तेमाल कर लेगा इसका, राइट। द सेम इज़ ट्रू विद आवर लाइफ। लाइफ को से फ़ायदा उठाना, दुनिया में कोई भी इंसान, मतलब वो शायद पागल ही होगा जो, या मतलब दिमाग उसका चल गया होगा, जो ये चाहे कि जीवन से उसको कुछ नहीं चाहिए, या जीवन में उसको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। जीवन एक गुजरने वाली चीज़ है, लाइफ आपकी गुजरने वाली एक चीज़ है। उस गुजरते गुजरते आपको बहुत से फ़ायदे चाहिए। उन फ़ायदों में एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि कोई एक बड़ा हो जो आपके सिर पे बड़े प्यार से हाथ रख दे। कभी आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो इस पीठ थपथपा दे, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ायदा है नहीं कि शाबाश कोई बात नहीं, थक गए, नो प्रॉब्लम, चलो आप चलते हैं, खड़े हो जाओ, राइट। सिर्फ इतना कह देना लोगों की, बहुत लोगों की जो है वो ज़िंदगियाँ चेंज कर देता है, राइट। तो ये भी एक फ़ायदा है। कौन इंसान ऐसा है दुनिया में जो इस फ़ायदे को नहीं चाहता? दुनिया के हर इंसान चाहते हैं कि सपोर्ट देने वाले पीछे से लोग उसके ज़रूर होने चाहिए, राइट। अभी मैं और फ़ायदों की बात ही नहीं कर रहा, वो आप समझ सकते हैं। तो दुनिया के जितने भी फ़ायदे हैं उनके लिए जो है वो ज़रूरी है कि आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए उस चीज़ के, उस लाइफ के, जो लाइफ आप गुजार रहे हो, राइट। कई प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल ये भी है कि कोई भी चीज़ डेवलप होगी तो वो स्टेजेस में होगी। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो ऐसा नहीं होगा कि अभी 0 थी अभी 100 हो गई। पानी बॉईल करने रखोगे, ऐसा नहीं होगा कि पानी अभी 0 था अभी 100 हो गया, राइट। वो पानी 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, डिग्री 3, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे करके ऊपर चलेगा और 100 डिग्री तक पहुँचेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपने उसमें इलेक्ट्रिक करंट इतना तेज़ इंटेंसिटी का डाल दिया है कि आपको 0 to 100 टाइम ही नहीं पता चला कब हो गया, 2-4 सेकंड में ही हो गया। ऐसे भी हीटर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंट गीज़र्स। इंस्टेंट गीज़र्स होते हैं, वो आप करो फ़ौरन पानी गर्म ठक से, लेकिन प्रिंसिपल यही है, वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से ऐसा करते करते ही जाएंगे। लेकिन वो जो लेटेंट पीरियड है, लेटेंट पीरियड बोलते हैं 1 से 2 पे आने का जो पीरियड है वो बहुत मिनिमम हो जाता है। जैसे मैं 100 मीटर भागूंगा तो शायद मैं भाग पाऊंगा 17 सेकंड में, आप भागोगे तो आप भाग लोगे शायद 12 से 14 सेकंड में, 11 सेकंड में भी भाग सकता है आप में से कोई। तो वो जो डिस्टेंस है 1 मीटर टू 2 मीटर, यानी ये डिस्टेंस मेरा थोड़ा ज़्यादा है, आपका थोड़ा कम है, राइट। लेटेंसी पीरियड आपकी कम हो गई है। तो ये डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं, ये हर चीज़ में, जो चीज़ आप डेवलप करना चाहोगे, आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, आप फिटनेस अपने अंदर लेके आना चाहते हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके करके आना चाहता हो, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से क्रिएट हो जाएगी, बल्कि स्टेजेस में होगी। द सेम इज ट्रू विद योर चित्त। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर चित्त, देन चित्त ऑल्सो हैज़ टू अंडरगो विद द स्टेजेस। उसकी कुछ स्टेजेस होंगे। वो कल स्टेजेस हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो। सबसे पहली स्टेज क्या थी? इंसान जब पैदा हो रहा है, जब मैं और आप पैदा हुए थे तो हम किस लेवल पे पैदा हुए थे? हम जानवरों से भी नीचे लेवल पे पैदा हुए थे, राइट। मीन्स इंसान का बच्चा वो सारे काम करता है जो जानवर भी नहीं करते। फिनाइल पी जाएगा, केरोसिन पी जाएगा, है नहीं, वो कुछ भी कीचड़ मुंह में डाल लेगा, कुछ भी कर लेगा। जानवर का बच्चा कभी नहीं करता ये काम, राइट। देन सेकंड स्टेज आती है, राइट। कुछ लॉज सीख जाता है ज़िंदगी के, ज़िंदगी के कुछ लॉज उसको सिखाए जाते हैं कि खाना कैसे खाना है, कहाँ पॉटी करनी है, कहाँ नहीं करनी है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है। माँ को, बाप को, भाई बहनों को, बड़े और ख़ास करके बड़े दादा दादी को, इनको चांटा मारना है मुँह पे कि नहीं मारना है। एक ज़िंदगी है ना उसकी जब वो मार रहा है, एक ज़िंदगी है जब वो मार रहा है। अभी इसके बाद एक आपने उसके अंदर कुछ रगड़ पैदा की, थोड़ा सा उसके कान पकड़ा, थोड़ा सा समझाया, आपने बहुत मेहनत करी, संघर्ष किया, तो उसको आपने इस लेवल का सिखा दिया, इतने लेवल का सिखा दिया कि भाई चांटा यहाँ नहीं मारना, राइट।
अच्छा, फिर उसके बाद आपने उसको बहुत सारी चीज़ें और सिखाई, तो वो जानवरों के लेवल पे आ गया, उसने कुछ लॉज सीख लिए। अब उसको खाना खाना है, भूख लगी है तो खाना भी खाना है, उसको थक गया है तो आराम भी करना है, वो सारी चीज़ें जो जानवर करते हैं वो सारी चीज़ें वो इंसान का बच्चा भी करने लगा। अब वो इंसान का बच्चा अब केरोसिन नहीं पी रहा, अब वो इंसान का बच्चा अब फिनाइल नहीं पी रहा, अब वो इंसान का बच्चा जो है वो प्लग में उंगली नहीं डाले दे रहा। क्यों? उसने कुछ लॉज सीख लिए, आपने उसको कुछ लॉज अपने उसकी ज़िंदगी में सिखा दिया, राइट। देन उसके बाद कैसा क्या हो गया वो, फिर वो इस एक उससे थोड़ा ऊपर लेवल पे बढ़ा, एक और लेवल। अच्छा, उस लेवल को अब यहाँ से बिलो एनिमल एंड अप टू एनिमल, है ना, ये सारी स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस के कोई ऐसा सच नाम नहीं है, ऐसा सच नाम नहीं है, हमें यहाँ दिखाई दे जा सकते हैं। हम ऑब्जर्व करें बच्चों की ज़िंदगी में तो इसको हम देख सकते हैं ज़िंदगी में। तो इसको मैंने अपने नाम दिए हैं, बिलो एनिमल, अप टू एनिमल। अब इसके ऊपर इंसान का बच्चा जो है एक और स्टेज ऊपर आ गया, तो हम लोगों ने कल इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि अब मैंने उसको नाम दिया है कि वो आदम के लेवल पे आ गया, राइट। दुनिया का सबसे पहला इंसान, दुनिया का सबसे पहला इंसान दुनिया में हर जगह, हर कम्युनिटी में जो है वो आदम के नाम से मशहूर है। यहाँ पर जो है वो भारतीय संस्कृति में उसको आदिम कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है बस। यहाँ पर उसको कहते हैं आदम, आदिम नाम पुरुषः, सबसे पहला पुरुष जो है वो आदिम नाम का हुआ था। भारतीय संस्कृति में उसको आदिम कहते हैं। मुस्लिम्स जो हैं वो उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उसको जो है वो आदम के नाम से जानते हैं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज है। क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो पूरा पूरा इंग्लैंड, पूरी ऑस्ट्रेलिया, पूरा कनाडा, पूरे ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग जितने भी हैं, ये सारे उनको जो है वो एडम के नाम से जानते हैं। मीन्स प्रोनाउंसिएशन चेंज है सब जगह, और कहीं थोड़ा सा कोई मात्रा वात्रा का फ़र्क है, अदरवाइज वो सब उस आदम को पहचानते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने उसको पहला नाम दिया है आदम, वो आदम का स्टेज हो गया, राइट। इस आदम के स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, सेल्फ कॉन्शियस हो गया, सेल्फ कॉन्शियस हो गया है, राइट। वो अपने बारे में जागरूक हो गया। अभी तक वो जब तक बिलो एनिमल था तो अपने बारे में जागरूक नहीं था, जब वो अप टू एनिमल आया तो भी अपने बारे में जागरूक नहीं था। अपने बारे में जागरूक नहीं था मतलब उसको कोई ड्रेस का सेंस नहीं था, अपने शरीर के बारे में वो कुछ नहीं जानता था, राइट। जैसे चाहता था वैसे निकल आता था या निकल आती थी, किसी के सामने भी कैसे भी कपड़े पहने तो नहीं पहने तो उसकी सेहत पे फर्क ही नहीं पड़ता था। मीन्स जानवरों के लेवल पे था ना, तो उसकी सेंस ही नहीं डेवलप हो रही थी। क्यों नहीं डेवलप हो रही थी? क्योंकि वो मीन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर डेवलप नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर डेवलप नहीं। रिश्तेदारी का उसको वो नहीं था, कौन मेरी माँ। अभी वो आदम के लेवल पे आया तो उसके अंदर कुछ कॉन्शियसनेस जागरूक हो गई, वो अपने शरीर के बारे में सोचने समझने लग गया, राइट। वो रिश्तेदारी के बारे में सोचने समझने लग गया, उसको समझ में आने लग गया कि उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, उसका भाई कौन है, राइट। उसको ये सब चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो ये एडम के लेवल पे है। तो एडम के लेवल की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि वो सेल्फ कॉन्शियस हो गया। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या डिस्कस की थी हम लोगों ने? उसको समझ में आने लग गया कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं, उनकी पावर क्या है। उसको ये समझ में आने लग गया कि ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं मीन्स ये इनकी ताकत क्या है, ये करती क्या है। जैसे सूरज करता क्या है, उसको ये समझ में आने लग गया। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से समझ में आ गया। सूरज पूरी तरीके से क्या करता है, सूरज पूरी तरीके से क्या करता है, ये तो आज तक विकट से विकट साइंटिस्ट को नहीं पता चल पाया पूरी तरीके से, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि आदम के लेवल पर जब इंसान का बच्चा पहुंचा, जब वो चित्त डेवलप हुआ, तो वो इस लेवल तक आ गया कि उसको ये समझ में आने लग गया, शुरू हो गया इसका सेंस कि प्राकृतिक जो फोर्सेस हैं, नेचुरल जो फोर्सेस हैं, वो बड़े काम की हैं, उनको मैं अपने काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट।
तो ये आदम के लेवल पे उसने अपने को डेवलप कर लिया। देन वो इंसान के लेवल पर आया, एक लेवल और ऊपर उठा, अभी वो इंसान के लेवल पर आ गया। इंसान के लेवल पर जब आया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? राइट। अभी वो नेचुरल जो पावर्स थी, नेचुरल जो रिसोर्सेज थे, उनको इस्तेमाल करना सीख गया। उनको अपने प्रयोग में लाना सीख गया कि चलती हुई हवा को कैसे मुझे इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के लिए कैसे मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर हवा मेरे अगेंस्ट चल रही है और मुझे बॉल ऐसे डालनी है, इधर की इस डायरेक्शन में डालनी है, तो अब वो सीख गया कि इस हवा को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। राइट। ये जो आपकी अपोजिट डायरेक्शन की हवा है, कभी कभी आपके जो थ्रोइंग इक्विपमेंट्स होते हैं, ये मतलब जिन लोगों को बहुत अनुभव है, तजुर्बा है, वो प्लेयर्स इसका बड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। मीन्स और ख़ास करके क्रिकेट में, लॉन टेनिस में, जिसमें तेज़ स्पीड से बॉल फेंकते हैं आप। राइट। अगर हवा मीन्स इस डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे मेरे पीछे की तरफ उधर से आ रही है, मुझे बॉल ऐसे डालनी है। राइट। बॉल, अगर मुझको ये पता है कि इसकी पावर क्या है इस हवा की, तो मैं अपनी बॉल की स्पीड जो है वो कम कर दूंगा, अपनी बॉल की स्पीड में कम कर दूंगा, और उस हवा की पावर से बॉल के अंदर स्विंग मैं बहुत डेवलप कर लूँगा। स्विंग कहते हैं कि बिना टप्पा खाए बॉल जो है वो अपना डायरेक्शन हवा में चेंज कर दे, बिना टप्पा खाए। और अगर टप्पा खा के चेंज करती है तो उसको बोलते हैं कट, उसको बोलते हैं कट। राइट। इन कटर, आउट कटर सुना होगा आपने। इन स्विंग, आउट स्विंग। तो स्विंग और कट में फर्क ये है। कट जो है वो जो कटर बॉल्स हैं, कटर बॉल्स आप जो है वो आमतौर से ऐसे अगेंस्ट द हवा आमतौर से नहीं फेंक पाएंगे, लेकिन स्विंग बॉल आप बहुत आसानी के साथ फेंक लेंगे। मीन्स इंसान के लेवल पर आकर के वो इंसान जो है वो अब एक नेचुरल पावर को इस्तेमाल करने लग गया अपने फ़ायदे के लिए, बहुत अच्छे से। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरी एग्जांपल जैसे आप समझो, जैसे विंड मिल इस्तेमाल कर ली लोगों ने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली उससे, विंड मिल से। अब उन्हें समझ में आ गया कि हवा की पावर क्या होती है, और उससे उन्होंने पंखे चला लिए, पंखे चला के उन्होंने बिजली जनरेट कर ली, और वो पूरे शहर को बिजली जो है वो दे रहे हैं। राइट। तो वो इंसान के लेवल पर आ गया। अभी इससे एक और लेवल भी ऊपर उठ गया। वो कौन सा लेवल है? हाँ, राइट। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये सारे टर्म मेरे अपने दिए हुए हैं, आपको इससे बेहतर टर्म लगे तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। राइट। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे ही किया है सब इंसान ही है। मैं कह रहा हूँ ना, इंसान का बच्चा है तो वो बिलो एनिमल लेवल है, एनिमल से भी गिरी हुई हरकतें कर रहा है। राइट। फिर एनिमल लेवल पे आ गया तब भी इंसान का ही बच्चा है, आदम के लेवल पे आया तो भी इंसान ही है, इंसान बना है तो भी इंसान ही है। सिर्फ चीज़ों को समझ में आ जाए, स्टेजेस डिफरेंट समझ में आ जाएं, तो उनको कुछ नाम देना पड़ेगा। हर चीज़ का नाम देना पड़ता है तब वो समझ में आती है चीज़, वरना समझ में नहीं आएगी स्टेज। अब उसी इंसान को जब और ज़्यादा डेवलप हो गया है वो, तो हमने उसको जो है वो योगी के टर्म से हम पहचानते हैं उसको, क्योंकि एक योगी है वो भी इंसान ही होता है। राइट। ये योगी क्या कर रहा है? ये योगी जो है वो, सॉरी, अभी ये जो इंसान था ये नेचुरल पावर्स को इस्तेमाल करना इसको आ गया। पहले तो कंट्रोल करना सीखा था इसने, फिर इस्तेमाल करना आ गया। इंसान के दो फेजेस थे। एक फेज था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता उन नेचुरल फोर्सेस को, मतलब उसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि दूसरा इंसान को चाहे कैसी भी परेशानी हो, मुझे इससे क्या मतलब। राइट। फॉर एग्जाम्पल, उसने नेचुरल सोर्सेज को इस्तेमाल करके सीख लिया कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कैसे करना है, सीख लिया उसने। अब उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जिसका ऑपरेशन हो रहा है मतलब वो किस परिस्थितियों में है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति कैसी है, पैसा वाइज कैसा है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। उसको इस बात से मतलब है कि मैंने इसका ऑपरेशन करना है तो इसको 60,000 रुपये पहले जमा करने। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जब उसने दिल उसका खोल दिया
तो हाथ वाथ झाड़ करके वो वापस आ जाता है, बाहर आ जाता है, कहता है कि भाई इतनी खराबी है, इसके लिए तो 2.5 लाख और देने पड़ेंगे। अब पैर पकड़ रहे हैं उसके घर वाले, उसके वो कर रहे हैं कि साहब है ही नहीं हमारे पास इससे ज़्यादा। नहीं साहब तो ठीक है, मैं ऐसे ही बंद किए देता हूँ, 60,000 में खोलना और बंद करना ही था बस। ऐसे बतेरे मिल जाएंगे अब। और हर तरह के लोग, मतलब मैं सिर्फ एक ओटी में नहीं कह रहा, मतलब हर प्रोफेशन में, आपको हर प्रोफेशन में ऐसे लोग मिल जाएंगे। आपको स्पोर्ट्स में कोचेज ऐसे मिल जाएंगे, ट्रेनर्स ऐसे मिल जाएंगे। अब बहुत शौक है बच्चे को कि वो खेलना पसंद करता है, हॉकी पसंद करता है, बास्केटबॉल पसंद करता है, लेकिन वो दुनिया का बेस्ट कोच है, वो कोच उसको कोचिंग ही नहीं दे रहा क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाएगा। या उसके पास जो क्लास आती है सोसाइटी की, वो सोसाइटी की जो बड़ी क्लास समझी जाती है वो आती है, तो अब उसको कैसे ले वो। मतलब आपको हर समाज में, हर जगह, दुनिया के हर कोने में इस तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे, राइट। लेकिन उसने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली थी कि जो नेचुरल पावर्स हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल। अगर वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो इंसान जो इंसान के लेवल पे आ गया था वो फौरन डाउन हो जाएगा अप टू एनिमल लेवल। क्योंकि जानवर भी तो यही करता है, वो भी कुछ ताकतें सीख लेता है, शिकार करना सीख लेता है, कुछ कर लेता है, तो क्या दूसरों के लिए शिकार करता है? वो अपने लिए शिकार करता है। एक बार उसने शिकार किया, एक बार उसने खाना खाया, पेट भरा, अब उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है तुम भूखे मरो, तुम और अच्छा खा लो, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। जैसे जानवर की ये कैरेक्टरिस्टिक है, उस इंसान की वहाँ तक पहुँचा तो रगड़ खा खा करके, बड़ा संघर्ष करके, बड़ा स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा, लेकिन अपने बिहेवियर से वो फिर उसका फॉल डाउन हो गया, वापस जो है वो राइट एनिमल लेवल का। एक दूसरे तरह का भी इंसान होता है जो नेचुरल पावर्स को इस्तेमाल करना सीख जाता है, अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करता है और वो दूसरे इंसानों के फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करता है। ऐसे लोग भी कुछ होते हैं और वो भी हर जगह मिल जाएंगे, हर कम्युनिटी में मिल जाएंगे, हर कंट्री में मिल जाएंगे, हर स्टेट, हर शहर में आपको इस तरीके के लोग और हर प्रोफेशन में मिल जाएंगे जो अपना भी फ़ायदा कर रहे होंगे और वो दुनिया के तमाम दूसरे लोगों को भी फ़ायदा करो। आप बेटे उठो, बीच में से आप उठो, हाँ उठ जाओ उठ जाओ। कुछ निर्मित चित्त जो है वो व्युत्थान हो जाते हैं, उनको इधर लाना पड़ता है। आप यहाँ आके बैठो सामने मेरे पास, शाबाश। नहीं इधर। कुछ लोग होते हैं उनको फिर वो व्युत्थान को अलग रखना पड़ता है ताकि खुद डिस्टर्ब हो तो हो, दूसरे को ना डिस्टर्ब करें, राइट। तो वो इंसान लेवल पे जो हो गया था, एक तो चला गया नीचे लेवल पे, वापस जानवरों के लेवल पे चला गया, और एक जो है वो दूसरों का भी फायदा करने लग गया, उसको तमाम इंसानियत की फिक्र भी होने लग गई, अपने फायदे के साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो जाए किसी भी तरीके से हो, उस फिक्र में भी हो गया। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाता है, उसको हम लोगों ने कहा वो योगी लेवल है। वो कौन सा लेवल है? वो योगी लेवल है, वो हाईएस्ट लेवल है। योगी टर्म मैंने इसलिए दिया है, आप कुछ भी टर्म दे लिएगा इस फेज को, योगी मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग योग के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, राइट। अगर आप इसको साइकोलॉजी में पढ़ रहे हो, मतलब साइकोलॉजी में अगर पढ़ रहे होते तो मैं इसको कहता वो साइकोलॉजिस्ट हो गया, बेस्ट लेवल का साइकोलॉजिस्ट हो गया। अभी मैं कह रहा हूँ उसको योगी हो गया, एनी हाउ। तो अब वो योगी हो गया है। योगी एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा इंसान है जिसको योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। योगी वो होता है जो दूसरों के दुख में अपना दुख देखता है और दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है। जो दूसरों के दुख में अपना दुख देखता है और दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा योगी है, राइट। हमारे यहाँ जो है वो एक मायोपिक विजन के चलते योगी उसको कहते हैं जो सन्यासी हो जाता है, जो दुनिया की जिम्मेदारियों को छोड़ के चला गया, उसको जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर लताड़ मारी है, मरदूद कहा है कि ऐसे इंसान
को तो मतलब मैं उसकी तरफ तो देखता भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, मीन्स किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब उसका टीचर उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। बात करना तो बहुत बड़ी बात है, बात नहीं कर रही तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो देख ही नहीं रहा उसको, राइट। योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, ऐसे सन्यासी की तरफ जो अपनी दुनिया की सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के कहीं एकांत में चला जाता है। भाई दुनिया की जिम्मेदारी है ना, आप बड़े हो गए, इस लेवल पे आ गए, इतना संघर्ष पीछे समाज ने आपको डेवलप करने में किया, तो आपने पता चला एक टाइम आया, पता नहीं क्या समझ में आ गया आपके, आपने कमंडल उठाया और संन्यास ले लिया आपने, और माता पिता को यूं ही एवं ही छोड़ गए। नहीं, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने भाई बहन, आपको इस बात से मतलब ही नहीं है कि वो उनकी कैसी हालत है, क्या हालत है, आगे चल के क्या हालत हो जाएगी, क्या बन जाएगा उनका, आपको इससे कोई मतलब नहीं। अपने फायदे के लिए आपने एकांत ग्रहण कर लिया, अख्तियार कर लिया, राइट। वो योगी नहीं है, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हमारे आज के समाज में जिसमें मैं और आप रहते हैं, उसमें उसी को योगी समझा जाता है जिसने संन्यास ले लिया। लेकिन ये हमारे आपकी समझ है, ये हमारे आपकी समझ है। समझ गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, डिपेंड करता है ना कि आपकी समाज ने कैसा इंफॉर्मेशन आपको दी है, राइट। असल में अगर आपको किसी बात को जानकारी हासिल करनी है तो आपको उससे रिलेटेड जो शास्त्र हैं, जो किताबें हैं, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो असल में ओरिजिनल है क्या। तो योग में ओरिजिनल तो ये है, योग में तो ओरिजिनल ये है, मतलब ये ज़रूरी है कि आपका शरीर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सप्पल होना चाहिए, सब कुछ सही है, ये होना चाहिए, लेकिन सारा ध्यान इसी पे हो जाए और इसको योग कह दिया जाए, नॉट अलाउड। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा ही योग चल रहा है। द सेम इज ट्रू विद द सन्यासी, राइट। तो योगी, ये जो इस लेवल पे योगी बन के आ गया है, अब उसके जो है वो 3 फेजेस हैं। अब योगी कौन है उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। योगी वो है जो अपना भी फायदा कर रहा है और वो दूसरों का भी फायदा करने के लिए तैयार है। जैसे अपना फायदा, जैसे अपने दुख को दूर करने की कोशिशें कर रहा है, वैसे वो दूसरों के दुखों को भी दूर करने की कोशिशें पूरी कर रहा है। सिर्फ एहसास नहीं कर रहा अपने अंदर। भाई कोई इंसान अगर अपने दुख के दूर करने के लिए कोशिशें ना करे और हाय तौबा मचाता रहे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? वह पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग चल गया है, मैं बता तो रहा हूँ ये करो। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, अरे बाबा उठ करके जाओ, स्विच ऑन कर लो। भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने दुख को दूर करने के लिए। तो अपने दुखों को दूर करने के लिए जिस तरीके से खुद कोशिश करते हैं, ऐसे ही वो योगी जो है, जो योगी स्टेट पे आ जाता है, वो दूसरों की भी दुखों को दूर करने के लिए, सुखों को हासिल करने के लिए, प्राप्त करवाने के लिए, उसके लिए भी कोशिश करते हैं। इनके 3 फेजेस बताए हैं हमको, महर्षि पतंजलि ने इनके 3 फेजेस बताए। वो पहला फेज, राइट, हम लोग एक बार फिर से इसको ले लेते हैं। पहला है फेज अष्टांग योग में, जो 6, 7वां और 8वां है नहीं। तो सबसे पहला है धारणा। धारणा कहते हैं देश बंधश चित्तस्य धारणा। महर्षि पतंजलि ने उसको डिफाइन किया, देश बंधश चित्त, अपने चित्त को चारों तरफ बाउंड्री से बांधना। मीन्स आपको हर चीज को, दुनिया की कोई भी चीज जिसमें आपको अपना डेवलपमेंट करना होता है, जिसको आपको उसके अंत तक पहुंचाना होता है, तो आप उसको पहले एक बाउंड्री में बांधते हैं। बिना बाउंड्री में बांधे आप किसी चीज को शुरू तो कर सकते हैं शायद, लेकिन आप उसको उसके अंत तक नहीं पहुंचा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप बास्केटबॉल ले लीजिए। बास्केटबॉल की शुरुआत ऐसे होती है कि सेंटर पॉइंट पे खड़े होते हैं और एक पर्टिकुलर एक्शन होता है, गेम शुरू हो गया, राइट। लेकिन जो आउटर बाउंड्री है, वो आउटर बाउंड्री मिसिंग है।
अब आप बास्केटबॉल का गेम अंत तक पहुंचा तो लो, हार जीत का फैसला कर तो लो। अब बिना देश बंधश मीन्स बगैर बाहर की बाउंड्री में बांधे आप बास्केटबॉल जैसा छोटा, बहुत छोटा कंपोनेंट है, मैच बहुत इंटेंस हो सकता है लेकिन एक्टिविटी तो बहुत ही छोटी है आपकी लाइफ की, राइट? इतनी छोटी एक्टिविटी आपसे बगैर देश बंधश किए आपसे पूरी नहीं हो रही, नहीं, एक आफत हो जाएगी, पता चले वो बॉल ही लेके भाग गया, भाई बाउंड्री नहीं है, एक आफत होगी, राइट? सर फुटबॉल हो जाएगा, भाई कमेटी की बॉल लेके कैसे भाग सकता है कोई? अरे बाबा बाउंड्री तो दो उसको, राइट? आप देखोगे कि कोई भी चीज को सक्सेसफुली खत्म करने के लिए जरूरी होता है कि आप उसकी सबसे पहले आउटर बाउंड्री बांधो। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप पूरी नहीं कर सकते जब तक आप, और दुनिया की कोई भी चीज आप पूरी नहीं कर सकते जब तक आप उसको लिमिट में नहीं बांधोगे, राइट? आपको योगी लेवल पर यही कहा जा रहा है, महर्षि पतंजलि आपसे यही कह रहे हैं, देश बंधश चित्त, अपने चित्त को भी आपको ऐसे ही बांधना पड़ेगा चारों तरफ से। अपने चित्त को आप खुला नहीं छोड़ सकते, आपको बांधना पड़ेगा, आपको उसको रोकना पड़ेगा, कुछ बंदिशें लगानी पड़ेंगी। कल हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की थी डिटेल में, गाड़ी के एग्जाम्पल्स हैं कि गाड़ी का चलना बहुत ज़रूरी है लाइफ को आसान बनाने के लिए, प्रोग्रेस होने के लिए, डेवलप होने के लिए लाइफ का गाड़ी को चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या गाड़ी का चलना ही ज़रूरी है, गाड़ी का रुकना ज़रूरी नहीं है? पता चला गाड़ी का रुकना, जिसको हम कहते हैं ब्रेक फेल हो जाना, पता चला ब्रेक फेल हो गया, अब रुकने की कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो गई, अब उसका जो देश बंधश था जिससे बंधी हुई थी गाड़ी, अब वो फेल हो गया सिस्टम। अब जो गाड़ी आपके डेवलपमेंट की थी, अब वही गाड़ी आपकी मुसीबत की बन गई। गेटिंग माई पॉइंट ना? द सेम इज ट्रू विद योर चित्त। आपका चित्त भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको उसको अगर आप फ्री छोड़ दोगे तो वो जो चाहे करे, तो ये तो बड़ी खतरनाक एक्टिविटी है। मतलब जो चाहे करे, जो जिसके साथ चाहे जैसा करे, मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी है भाई। और कानून भी इजाजत दे दे, समाज भी इजाजत दे दे, फिर तो आप सोच नहीं सकते कि समाज में किस तरीके की बुराइयां हो जाएंगी, राइट? तो आपको चित्त को अपने बंधश करके रखना होता है, बांध के रखना होता है। कहां तक देखना है, कितना देखना है, कितना दिखाना है, कितना खाना है, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, आपको बांधना पड़ती है सारी चीजें, जिसको आप अलार्म बोलते हैं। अलार्म यही तो होता है ना, आप बांधते हो ना अपने को, नहीं इससे ज्यादा नहीं सोना है यार, नहीं तो एग्जाम का चक्कर पड़ जाएगा, पेपर निकल जाएगा, नहीं? तो देश बंधश चित्त को अपने चारों तरफ से बांध लेने की जो एक्शन है, इसको कहते हैं धारणा। योग में धारणा किसी और सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि योग में आसन और प्राणायाम ही समझे जाते हैं कि यही होते हैं योग। अच्छा, जब सब यही समझा जाता है योग, तो फिर धारणा भी, उसकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है, राइट? तो देश बंधश चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को चारों तरफ से बांध लेना, उसके अंदर बाउंड्री क्रिएट कर लेना कि कितना करना है और कितना नहीं करना है, कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना है, किससे क्या बोलना है, किससे क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें, राइट? ये देश बंधश चित्तस्य धारणा, ये पहला फेज है योगी का, वो अपने चित्त को चारों तरफ से बांध लेता है, नंबर 1। नंबर 2 फिर होता है, वो आ जाता है ध्यान के लेवल पर। ध्यान को जो है वो महर्षि पतंजलि ने डिफाइन किया। मैं इसलिए असल में इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ, उतना नहीं कर रहा जितना कल किया था हम लोगों ने, क्योंकि आज काफ़ी सारे नए बच्चे हैं और इम्पॉर्टेंट इशू है ये, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि
जनरल लाइफ से रिलेटेड भी आपके, नहीं योग को समझने के रिलेशन में भी। आप लोगों में से जो लोग योग की फील्ड में आगे बढ़ के जाना चाहेंगे तो उनके लिए फिर ये बहुत स्टेपिंग स्टोन जो है वो साबित होंगी ये सारी चीज़ें। तो ध्यान को जो है वो महर्षि पतंजलि ने कहा कि तत्र प्रत्यय एकतानता। तत्र कहते हैं जो पीछे मैंने कहा है वो, संस्कृत जुबान में तत्र कहते हैं पीछे से जो चीज चली आ रही है। पीछे क्या चल रहा है? धारणा, राइट, दैट्स इट, यानी देश बंधश चित्त, चित्त को चारों तरफ से बांध लेना। ये जो पीछे से बात चल रही थी प्रत्यय, इसकी प्रत्येक चीज को, प्रत्येक मतलब हर एक चीज उसकी जिससे बांधा हुआ है तुमने, उसकी एक एक चीज। भाई आप देखो बाउंड्री जो है वो कंटिन्यूटी में होगी, कंटिन्यूटी में एज्यूम की जाती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद आप परनाला निकला हुआ है बाहर भाग जाओ, निकल जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूटी में होती है, राइट। तत्र पीछे का बंधश जो है वो प्रत्यय, प्रत्येक हर एक प्रत्येक चीज उसकी एकतानता, मतलब एकदम से ताने रहना उसको, इसको तानना बोलते हैं ना हम लोग, यानी सीधा स्ट्रेट। तानने की खासियत क्या होती है? स्ट्रेट बिल्कुल रहना चाहिए, मतलब उसमें झोल नहीं पैदा होना चाहिए। आपने अपने चित्त को जो चारों तरफ से बांधा है तो अब उसको स्ट्रिक्टली पकड़ के रखना, उसको बहुत स्ट्रिक्टली पकड़ के रखना। अब उसमें झोल ना पैदा हो जाए कि कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। अगर इस तरीके का तुमने किया तो फिर ध्यान नहीं है, वो तो धारणा तक भी नहीं पहुंचे तुम अभी, राइट। तो तत्र प्रत्यय एकतानता, अगर तुमने एक साथ तान लिया उसको विद अ सिंगल माइंड, अगर तुमने उसको तान लिया तो इसको ध्यान कहते हैं। पूरा सूत्र ऐसे ही है ना, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान, राइट। ये इसका वो है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। ध्यान क्या होता है? जो पीछे मैंने कहा है उसको एक समान तान लेना पूरा, बिना झोल के, जर्रा बराबर भी, कण बराबर भी उसमें ढील ना पैदा हो, दैट इज ध्यान, राइट। देन थर्ड फेज है योगी का समाधि। लास्ट अंग है ना अष्टांग अंग योग का, है समाधि। समाधि में, समाधि के बारे में क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तदैव आर्थ भाव निर्भासम। भाव कैसा डेवलप हो जाता है? जो ध्यान में चला जाता है, जो ध्यान में चला जाता है उसके अंदर भाव कैसा पैदा हो जाता है? निर्भासम। फिर उसके बाद जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वरूप। अपने को भी शून्य, अपने को भी वो शून्य में डाल देता है। अपने भी फायदे उसको फायदे ही नजर नहीं आते, दूसरों का फायदा ही उसको फायदा नजर आता है बस। भाई योगी है ना वो, तो वो अपना फायदा भी कर रहा है और वो दूसरों का फायदा भी कर रहा है। उसके फेजेस हैं कुछ। पहला फेज उसका बंधश करेगा तभी बन पाएगा योगी वो, राइट। देन वो उनको पकड़ के रखेगा तो वो ध्यान लेवल पे योगी चला जाएगा, राइट। और फिर चौथा उसका जो लेवल, सॉरी तीसरा जो उसका लेवल है वो उसके लिए बता रहे हैं कि वो अपने नुकसान को नुकसान नहीं समझता, अपने नुकसान को नुकसान नहीं समझता, वो दूसरे के फायदे को ही अपना फायदा समझता है, अपने को शून्य कर देता है बिल्कुल, अपने को, अपने एग्जिस्टेंस को बिल्कुल जीरो लेवल पे कर देता है। पहले तुम सब खा लो, पहले तुम सब सर्दी के कपड़े पहन लो, जितने एफर्ट्स मुझसे हो सकते हैं वो सब मैं करूंगा, सारे पहले तुम कर लो। इंसान लेवल पर क्या है? पहले मेरी जरूरत पूरी हो जाए और फिर एक्स्ट्रा जो बचेगा वो दूसरों को दे देंगे। ये मिनिमम लेवल है इंसानों का, पहले मेरी जरूरत पूरी हो जाए। और ये लॉजिकल है, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अभी इसके ऊपर की भी तो स्टेजेस हैं कुछ, है नहीं? उसके ऊपर की स्टेज है कि अपने को जीरो कर दिया,
नहीं, मेरी जितनी भी मेहनत है, जितनी भी मेहनत है, राइट। प्रॉफिट मोहम्मद के एक साथी थे, उनको मुसलमानों के बीच में जो है वो सहाबी के नाम से जाना जाता है। वैसे आप जो है वो हिंदी में उनको सत्संगी कह लो, मीन्स जो सत्संग में साथ रहता है, राइट। तो उनकी जब डेथ हुई तो 243 फैमिलीज जिनको उनके घर के आसपास कभी नहीं देखा गया था, वो सारी फैमिलीज जो हैं वो उनकी डेड बॉडी की दर्शन करने के लिए आए। अच्छा, होता है लोगों में ना कि भाई हमने तो कभी नहीं देखा तारिक साहब के साथ इनको, लेकिन ये बड़ी इज्जत के साथ आए हैं, बड़े उससे आए हैं, भाई कौन लोग हैं, और इतने बहुत सारे लोग हैं, 2-4 होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इतने बहुत सारे हैं। तो मालूम ये चला कि 243 वो फैमिलीज थी जिनको वो दिन भर मेहनत करते थे, जिंदगी भर मेहनत करते थे और उनका लालन पालन पोषण करते थे। 243 फैमिलीज, अनइमेजिनेबल। अब उसमें कोई बूढ़ी थी, बिल्कुल, कोई बूढ़े थे, कुछ थे ऐसे जिनके हाथ कट गए थे, कुछ ऐसे थे उनकी औलादों ने छोड़ के चले गए थे, कुछ मतलब इस तरह टाइप के बहुत सारे लोग थे। ऐसी 243 फैमिलीज, उनका रोटी पानी कपड़ा उनका सारा इंतज़ाम। उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ने की कोशिश की, राइट। उनके घर में आए दिन इस बात का कलेश रहता था कि तुम सुबह मतलब भोर उठते हो और अंधेरे में, और रात के अंधेरे में कब सोते हो पता नहीं चलता, और तुम्हारे पैर सूज जाते हैं काम करते करते, पैर फट जाते हैं, हाथ फट जाते हैं, तो तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? और जो करते भी हो तो वो आता है तो जाता कहाँ है? मीन्स वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता रहे थे कहाँ जाता है। इसको कहते हैं ना समाधि लेवल, ये है समाधि लेवल। हो सकता है अभी हम जिस लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं और आप जिस लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं, शायद ये लेवल हमारे और आपके लिए बेवकूफ़ी का लेवल हो, शायद। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी गौर कर रहे हैं ना, तो ये बात हमारे दिल को छू रही है कि नहीं यार, बात तो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इंसान अगर है तो ऐसा इंसान होना चाहिए, मतलब दिल में यही भाव आ रहा ना, राइट। उसी को महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तदैवार्थ भाव निर्भासम स्वरूप शून्य। अपना स्वरूप जो है वो शून्य कर लिया है उसने। अच्छा, उसने अपना स्वरूप शून्य कर लिया है तो क्या हो गया? वो समाधि की स्टेट में चला गया, समाधि की स्टेट में वो चला गया। ये योगी के 3 फेजेस हैं। तो सबसे पहला फेज है वो अपने चित्त को चारों तरफ से बहुत अच्छे से बांध लेता है, देन उस पर स्ट्रिक्टली उसको गार्ड करता है कि ज़रा सा भी झोल ना पैदा हो जाए जीवन में, तो वो ध्यान में चला जाता है। और फिर उसके बाद अपना भी शून्य कर दे जहाँ एग्जिस्टेंस, तो फिर उसको जो है वो आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देन वो जो है आ जाइए आ जाइए, वो समाधि के लेवल पर वो योगी चला जाता है। ओके, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। नाउ फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स we are going to start our 3.2, that is functional component. अभी तक हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे थे वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि चित्त कितने प्रकार का है और वो डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या क्या होती हैं उसकी, राइट। अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट्स मीन्स जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थी, अब वो काम कैसे करेंगी, तो वो डेवलपमेंट होता चला जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है ना दोनों, यानी वो डेवलपमेंटल स्टेजेस तो अभी सिर्फ स्टेजेस थी, जानवर से नीचे पे था, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे हो गया, फिर वो योगी हो गया, फिर वो योगी के भी 3 स्टेप्स हो गए, ऐसा करके, ठीक है। अब वो काम क्या क्या करे, तो वो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो उसकी फुलफिल हो जाएंगी, राइट। तो उसके लिए जो है वो हम लोग सबसे पहले जो है वो योग सूत्र का, देखिए कोई भी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए तो वो मीन्स मैंने कहा ना आपसे, एक तो होता है कि हमारी समझ, तो अगर हमारी समझ की कोई बात है तो वो कॉमन सेंस बेस्ड होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि योग ये तो नहीं कहता कि जो है वो जानवर से नीचे लेवल पर पैदा होता है इंसान,
लेकिन ये मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से कि जानवर से नीचे लेवल पर पैदा होता है और उसके मैं कुछ सबूत आपके सामने रख रहा हूँ, तो वो कॉमन सेंस बेस्ड है, कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है, सभी ने ऑब्जर्व किए हैं, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ कॉमन सेंस है नहीं। फिर जब सेकंड स्टेज करी मैंने तो कहा मैंने आपसे कि वो जानवरों के लेवल पर आ जाता है, कुछ लॉज सीख जाता है और जानवरों के लेवल पर आ जाता है, राइट। इसी तरीके से लेकिन उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स देखिए, डिटेल्ड जो है आपको कभी भी योग के बारे में आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स मिलेंगे बेसिक। असल में योग है क्या, जीवन कैसा, सिर्फ ऐसे आपको कैसे करोगे पूरा, कैसे करोगे पूरा, ये नहीं मिलेगा और ये मिलना भी नहीं चाहिए, सॉरी टू से, मिलना भी नहीं चाहिए। अगर महर्षि पतंजलि ये बता जाते आपको कि ये कैसे पूरा होगा तो फिर ये तो हजारों साल पुरानी बात हो जाती, फिर तो हमारे ज़माने में फिट ही नहीं होती। हमारे ज़माने में हवाई जहाज़ में चलने वाला आदमी, एसी में रहने वाला आदमी, वो कह रहा है शीतली और ब्राह्मणी करो। अरे क्या ज़रूरत है करने की, मैं एसी में रह रहा हूँ आराम से, एसी की गाड़ी है, एसी की पार्किंग है, एसी का ऑफिस है, एसी का घर है, राइट। नहीं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स बताएगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे जैसे घर में रहो, जैसी परिस्थितियाँ हो वैसे रहो, लेकिन लाइफ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताएगा, कुछ सिद्धांत बताएगा। उन सिद्धांतों पर आपको ज़िंदगी गुजारनी होगी। कैसे गुजारोगे, फंक्शनल कंपोनेंट्स आपके जीवन के क्या क्या होंगे, वो आप अपनी स्थिति के हिसाब से समझना, अपनी एज, अपनी साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से समझना, वो सारी एक अलग चीज़ है, राइट। तो यहाँ पर जो है वो हमको एक प्रिंसिपल जो है वो महर्षि पतंजलि दे रहे हैं, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, राइट। प्रज्ञा कहते हैं हाईएस्ट लेवल की विजडम, प्रज्ञा कहते हैं हाईएस्ट लेवल की, उच्चतम लेवल की समझ। अच्छा, अब आप इसको कह रहे हो यहाँ पर ये कह रहे हैं एक ही बात को समझाने के अलग अलग अंदाज होते हैं। जितना एक्सपीरियंस्ड टीचर होगा वो एक ही बात को समझाने के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल सेट करता है, डिफरेंट चॉइस ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करता है, और ये सब लोग करते हैं, आप भी करते हैं। एक ही बात कहनी होती है लेकिन डिफरेंट अंदाज में कहते हो। किसी ने कहा अगर आपसे कि यार समझ में नहीं आया, तो आप कोई दूसरा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते हो। एक ही बात होती है, राइट। यहाँ ये कह रहे हैं प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब हाईएस्ट लेवल की विजडम। अच्छा, हाईएस्ट लेवल की विजडम, हाईएस्ट लेवल की समझ। इसी को दूसरे अंदाज में अभी पिछली स्लाइड में महर्षि पतंजलि ने समाधि के नाम से कहा था, हाईएस्ट लेवल की थी ना वो, कि जहां अपना भी एग्जिस्टेंस जीरो कर दिया दूसरों के फायदे के लिए, अपने को 2 दिन 3 दिन भूखा रख लिया, भाई सब लोग खा लो पहले, बाद में मैं खाऊंगा, चाहे 3 दिन गुजर जाए, कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई परेशानी। इतना शांत चित्त है वो, सुपर शांत, राइट। तो अभी जिसको समाधि कहा था, अभी वो फौरन जो है वो अब बात कुछ और कहनी है, इसलिए अब उसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया। बात कुछ और कहनी है तो उसके लिए अब सुप्रीम लेवल की विजडम, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया प्रज्ञा। अच्छा, जिसको समाधि कहा था उसी को उससे पहले वाली स्लाइड में क्या कहा था, जहां पे टाइप्स ऑफ चित्त थे, दिव्य चित्त, राइट। उसी को भाई समाधि था ना, वही दिव्य चित्त था। तो जब चित्त के बारे में बात कर रहे थे तो वो दिव्य चित्त हो गया। जब वो डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात आ गई तो वो समाधि हो गया। भाई एक ही बात को समझाने के लिए अंदाज डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड्स डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारे और आपकी मोटी बुद्धि जैसे लोग इसको जो है वो अच्छे से व्यवस्थित कर लें अपने दिमाग में कि असल में होता क्या है। कोई ऐसे नहीं समझ में आया, दिव्य चित्त से नहीं समझ में आ रहा, तो समाधि से समझ में आ जाएगा। बहुत से लोगों को समाधि से नहीं समझ में आएगा तो उनको प्रज्ञा से समझ में बहुत सी बातें आ जाएंगी। और ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है लर्निंग का, जब तक इंसान ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, गलत है ये सेंटेंस, लेकिन इसी सेंटेंस को हमारी सुनने की आदत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इंसान कभी वैसे ख़त्म नहीं होता है,
शरीर खत्म होता है। तो अगर मैं कभी बोल रहा हूँ इस तरीके की, तो आप इसको मतलब बाय डिफॉल्ट समझिएगा कि हम समाज में ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, राइट। इंसान की लर्निंग इंसान के मरने के बाद भी खत्म नहीं होती है, आगे चलती रहती है। जहाँ चित्त आपका जाएगा वहाँ वो कुछ और नई चीज़ें सीख रहा होगा, क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाएगा तो वहाँ कुछ और डेवलपमेंटल की स्टेजेस सीख रहा होगा। वहाँ से कोई लौट के वापस नहीं आया है, इसलिए हमें पता नहीं है उसके बारे में, उस वर्ल्ड के बारे में, उस दुनिया के बारे में हमें मालूम नहीं है। कुछ बातें बता दी गई हैं और वो धार्मिक अंदाज में बताई हैं, तो हम उसको कह देते हैं नर्क, हम उसको कह देते हैं स्वर्ग, ऐसा बोल देते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि नर्क स्वर्ग जो है वो कोई बाहर की चीज़ है। अगर बाहर की चीज़ है नर्क तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो यहाँ मजे उड़ा लो। ये देखा जाएगा, पता नहीं है भी कि नहीं है। नहीं, आप ही के जीवन में यहीं पे ही नर्क है, यहीं पे ही स्वर्ग है, शुरुआत यहीं से हो जाती है। मैंने गलत काम किया, उसका दुख भोगना पड़ गया, दुख भोगना ही तो नर्क होता है। खुशी मिल गई, कोई अच्छे काम किए और उससे दिल को खुशी मिल गई, बड़ा सुकून मिला, जीवन बहुत आसान हो गया, बड़ी फैसिलिटीज जीवन की मिल गई, तो यही तो स्वर्ग होता है। तो वो यहीं से मिलना शुरू हो गया, नर्क भी यहीं से मिलना शुरू हो गया। तो कोई ये कहे कि वो कभी हम मरेंगे तो कभी होगा, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सच बात है, होगा कि नहीं पता नहीं, तो यहाँ तो नहीं मिल रहा ना, नहीं, यहीं से मिलना शुरू हो जाता है, यहीं है। हाँ, आगे ऑनवर्ड प्रोसेसिंग में आगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी कुछ, तो उसकी डिटेल्स हम लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का अनुभव किसी इंसान ने न किया हो तो उसको वो समझा भी नहीं सकता। बल्कि दुनिया की कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आप समझ जाते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ जाते हैं, मगर दूसरों को नहीं समझा सकते। आप समझ गए कोई बात, लेकिन मुझे नहीं समझा सकते, क्लास में किसी को नहीं समझा सकते, दुनिया में किसी को नहीं समझा सकते। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड़ कैसा मीठा होता है। गुड़ कैसा मीठा, समझा के दिखाओ, किताबें लिख के दिखाओ। किताबें तो लिख सकते हो, लाइब्रेरी के बराबर किताबें तो भर सकते हो, मगर आप मुझे ये नहीं समझा सकते कि गुड़ कैसा मीठा, केले जैसा मीठा, शक्कर जैसा मीठा, संतरे जैसा मीठा, अमरूद जैसा, पका हुआ आम जैसा, मतलब कैसा मीठा यार। अब आप कहोगे नहीं गुड़ जैसा मीठा, मतलब अच्छा आपको समझ में आ गया है, अब आप अंदर से बावले हुए जा रहे हो, पागल हुए जा रहे हो, कैसे समझा दूंगा, लेकिन नहीं समझा सकते। लिमिटेशन है, हर इंसान की लिमिटेशन, राइट। आपको समझाना है तो सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, एक टुकड़ा जो आप खाते हो, एक टुकड़ा मुझे दे दो चुपचाप, ले भैया खा लो और समझ जाओ, सर दिमाग मत खाओ मेरा। तो दुनिया की कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जीवन की कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें समझ में आ गई हैं, लेकिन हम दूसरे को नहीं समझा सकते। व्युत्थान चित्त मत बनो, यहाँ बैठा दूंगा अपनी जगह पर, राइट। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किसी के अनुभव की नहीं है, तो वो हमें समझ में भी नहीं आएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको कोई बात समझाई भी नहीं गई है उसके लिए। ठीक है, वो होगा, लेकिन स्वर्ग नर्क जिसको हम धार्मिक भाषा में बोलते हैं, वो यहीं से शुरू हो जाता है, उसका ऑनवर्ड प्रोसेसिंग फिर आपका जो है वो जीवन में उसके बाद भी आगे चलता रहता है, राइट। इसको यहाँ समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा तस्या सप्तधा प्रांत भूमि। प्रांत कहते हैं बैकवर्ड, बैकग्राउंड, भूमि, प्रांत भूमि कहते हैं बैकवर्ड में जो जमीन है, पीछे की जो बैकड्रॉप है, जिसको हम बोलते हैं ना स्टेज का पीछे का जो सीन दिखाई देगा, जैसे आजकल, अभी आजकल की टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ, महर्षि पतंजलि ने उस जमाने की टर्मिनोलॉजी बोली है, अब से 2500 साल 3000 साल पहले की। आज की टर्मिनोलॉजी में समझना चाहें तो यार हम लोग स्टेज ऐसा तैयार करना है तो उसका बैकड्रॉप ऐसा होगा, है नहीं, उसका सीनिक व्यू ऐसा होगा, बोलते ना हम ये, राइट। उसका व्यू ऐसा निकल के आएगा, स्टेज का व्यू ऐसा निकल के आएगा, आपकी पिक जो ले रहे हो उसका सीन ऐसा निकल के आएगा,
ये सब हम चीज़ें बोलते हैं आज की भाषा में, उसी को संस्कृत जुबान में अब से 2500-3000 साल पहले जो है महर्षि पतंजलि ने प्रांत भूमि के नाम से कहा। तस्य मतलब ये, सप्त, सप्ता, सप्त मतलब 7, धा, धा अच्छे से समझ लो, धा अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो, इस चीज की 7 प्रांत भूमि है। किसकी? प्रज्ञा की। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी कंफ्यूज मत होइए, आराम से समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले ने इतना टैलेंट मुझे दिया है, गर्दन टूट जाएगी लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा। प्रज्ञा, हाईएस्ट विजडम को अगर आपको हासिल करना है तो उसके 7 प्रिंसिपल्स हैं। समाधि तक जाना है तो उसके 7 प्रिंसिपल्स हैं। अब समझ में आ रही है बात? राइट? अगर दिव्य चित्त पाना है तो उसके लिए 7 स्टेपिंग स्टोन्स हैं। एक स्टोन, दूसरा स्टोन, तीसरा स्टोन, चौथा स्टोन, 5वां स्टोन, 6ठा स्टोन और 7वां स्टोन। अब समझ में आ गया बात? देखिए असल में वो 2500 साल पुरानी लैंग्वेज है, तो उसमें समझाने की कोशिश कर रहा था तो नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि हमारा दिमाग वहाँ तक नहीं चलता, क्योंकि हमारा जोग्राफिकल लोकेशन वो नहीं है, हमारी कंडीशंस वो नहीं है। राइट? तो उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए बस आपको। योग में आपको तरीक़ेकार नहीं बताए गए, तरीके आप सोचना, हम तो प्रिंसिपल बता देंगे। योग ने आपको प्रिंसिपल्स बता दिए और वो प्रिंसिपल्स अटल है, वो ऐसे ही रहेंगे, अनचेंजेबल है, उनमें चेंज आप कर ही भी नहीं पाओगे। राइट? उसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि, वो कह रहे हैं तस्या सप्तधा, अच्छे से समझ लो बहुत, 7 प्रिंसिपल्स हैं। प्रांत भूमि 7 प्रिंसिपल्स हैं, 7 बैकड्रॉप्स हैं। किस चीज को हासिल करने के लिए? प्रज्ञा को, समाधि को, दिव्य चित्त को। अब आप अलग अलग अंदाज में कहते रहो इसको। बात समझ में आ गया? ठीक, राइट। 7 kinds of ultimate insight come to one who has attained this degree of discrimination। मैंने इसको अंग्रेजी में लिख दिया ठेठ, ठेठ अंग्रेजी। यानी हो सकता है जैसे मुझे नहीं समझ में आ रही है वैसे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेसिक चीज तो समझ में आ गई ना। प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए 7 सिद्धांत हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये तो बात समझ में आ गई। इसको लिख भी लीजिए आप, इसी भाषा में लिख लीजिए जिसमें मैं बोल रहा हूं। प्रज्ञा अर्थात समाधि और दिव्य चित्त को प्राप्त करने के 7 सिद्धांत हैं। 7 सिद्धांत हैं। 7 सिद्धांत हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। राइट, वेलकम बैक। अभी आप लोगों ने क्या लिखा है? थोड़ा सुनाइए इसमें। ओके, अब समझ में आ गई बात हमको? अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ओके फाइन, राइट। एक एक करके हम समझते जाएंगे वो 7 सिद्धांत कौन से हैं, ठीक है नहीं? राइट, आप इसको पढ़ लीजिए पहले। स्टार्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग what is to be done in the society to sustain all the creatures।
सबको सस्टेन करने के लिए, सबके पालन पोषण के लिए, सारे क्रिएचर्स के पालन पोषण के लिए समाज में क्या होना चाहिए, पहले तो इस पर डिस्कशन हो जाए, पहले तो यही समझ में आ जाए सबके। अभी क्या समझ में आ रहा है? अभी समाज ने, आज की मॉडर्न एजुकेशन ने आपको क्या सिखा दिया है? मेरी नौकरी कैसे लगेगी, भाड़ में जाए सब। Isn't it? भाई मेरी नौकरी कैसे लगेगी, मुझे इससे क्या मतलब, दूसरे का परिवार भूखा मर रहा है कि प्यासा मर रहा है, मेरी लगनी चाहिए। अगर मेरी नौकरी के आड़े जो है वो कोई आएगा तो मैं उसके ऊपर कंबल डाल के गन्ने से पिटाई भी कर दूंगा। एमयू की पुरानी पिटाई है ये, अब हम लोग भूल गए इसको, कट्टा कल्चर में इसको भूल गए। पहले गन्ने से पिटाई होती थी और कंबल डाल के होती थी, राइट? तो गन्ने से कंबल डाल करके होती थी तो चोट बहुत लगती थी और निशान एक नहीं आता था। गन्ना लचीला होता है ना गन्ना, गन्ने से पिटाई और कंबल डाल के ताकि दिखाई न दे मारा किसने, राइट? एनी हाउ, तो अभी जो है वो सबसे पहले आपको अगर दिव्य चित्त होना है, अगर आपको समाधि के लेवल तक जाना है, जो कि सबसे उच्चतम विजडम है, प्रज्ञा है, अगर आपको वहाँ तक जाना है तो सबसे पहले तो आपको इस बात के ऊपर बैठ के खुद भी गौर करना होगा, और गौर करने वाले ऐसे लोग अपने चारों तरफ जमा करने होंगे ताकि उनके साथ बैठ के आप कुछ गौर कर सकें, कुछ डिस्कशन कर सकें कि सबके सस्टेनेंस के लिए, सबके पालन पोषण के लिए, सबके भरण पोषण के लिए समाज में होना क्या चाहिए। जैसे मैंने आपको एक बात बोली बहुत छोटी सी, कि आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है ये करीब 125 साल पुरानी है। इसने आपको और मुझको ये सिखा दिया है कि जो फायदा होना हो मेरा हो जाए, और अगर किसी और का फायदा हो गया तो जलन के मारे काले पड़े जा रहे हैं। ये मॉडर्न एजुकेशन ने सिखा दिया आपको, राइट? लेकिन योग आपको कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? शून्य हो जाओ दूसरों के फायदे के लिए। इसमें शून्य नहीं हो जाओगे तुम। ये जितने समाधि लेवल के दिव्य चित्त हैं, नहीं, जिनका नाम मैं बार बार लेता रहता हूँ, आप भी वही नाम लोगे जब अपने स्टूडेंट से बात करोगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा जिंदा हैं। वो गौतम बुद्ध, प्रॉफिट मोहम्मद, यानी योगेश्वर श्री कृष्ण, महावीर, आप ऐसे नाम हैं ये जो दिव्य चित्त हैं, समाधि पे हैं, राइट? प्रज्ञा हासिल है इनको, हाईएस्ट विजडम है। आपको क्या लगता है, इनको जीवन में नुकसान हो गया या इनको फायदा हो गया? इनको तो जीवन के सबसे बड़ी फायदे मिल गया। क्या? ये आज तक जिंदा है। हर इंसान, कोई इंसान मरना नहीं चाहता, कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, लेकिन जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म भी होगी। तो अब जिंदा रहने का एक तरीका, इंसानों के बीच में आप चर्चा में रहो, उनके दिलों में बसे रहो। जिंदा रहने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये दिव्य चित्त जिनको प्रज्ञा हासिल हो गई, हाईएस्ट अचीवमेंट, विजडम मिल गई, ये आज तक जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे ऐसे ही। चाहे फिजिकली नहीं है मौजूद, हमने देखा भी नहीं उनको, उनकी छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़ी, राइट और रॉन्ग, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, राइट? ऐसे लोग, अगर आपको उस लेवल पे जाना है, पहले तो ये आप तय करो आपको अपना फ़ायदा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको अपना फ़ायदा चाहिए तो स्टेज में ऊपर उठो, जानवर लेवल से ऊपर उठो, इंसान पर आओ, आदम पे आओ, इंसान पे आओ, इंसान में भी फिर योगी बनो, योगी बन के फिर 3 फेजेस उसके भी गुजारो, अगर मन में है ये करना। और अगर नहीं है तो जानवर की स्थिति गुजारते रहो, कोई परेशानी की बात नहीं है। शुरू हुआ है जीवन, ख़त्म भी हो जाएगा, फिर चित्त ये आगे चला जाएगा, लेकिन उसी स्टेट में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर वहाँ जन्नत मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से तो डिस्टर्ब गए और वहाँ जा करके जो है वो नहीं। यहाँ तो आपने जो है वो दूसरों का हक मार के, दूसरों पे अत्याचार करके खूब आपने करोड़ों कमाए, और 20-25 लाख, 40 लाख, 50 लाख दे करके आपने मस्जिद और मंदिर बनवा दिए और कहा कि वहाँ जन्नत मिल जाएगी मुझको। मिल तो जाए वहाँ, भाई अत्याचार यहाँ किया तुमने सब पे,
एक मंदिर बनवा के तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट जो इस तरीके के गलत डेवलप हो गए, इस तरीके के गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए, जिनकी वजह से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। भाई यहाँ तो ऐसा देख रहे हैं हम, ऐसे कैसे जन्नत हो जाएगी, समझ में नहीं आ रहा, बट इस पर बात ही नहीं करनी है, राइट। ये एटीट्यूड हमारा डेवलप हो गया। अगर आपको अपना फ़ायदा हाईएस्ट लेवल का चाहिए, हाईएस्ट लेवल का अगर फ़ायदा चाहिए, तो फिर आपको सबसे पहला स्टेप है कि आप समाज में क्या होना चाहिए कि सबका भरण पोषण हो जाए, कोई भूखा ना रह जाए, कोई डर के जीवन ना गुजारे, कोई डर के जीवन ना गुजारे, कोई इस स्थिति में जीवन ना गुजारे कि पता नहीं मेरे साथ कल को क्या होगा। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ या आप बहुत टैलेंटेड हैं, मगर यार मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट्स के ट्रायल पे, लेकिन पता चला प्रधानमंत्री के भतीजे का जुगाड़ आ गया तो फिर मेरा नहीं होगा। अच्छा, अब डर बन गया है ना, एक आपको लगातार डर बना हुआ है। ऐसी डर की स्थिति में जीवन हम सब गुजार रहे हैं। मैं 25,000 जेब में डाल करके ले जा रही हूँ, पता नहीं लूट ना जाऊंगी, राइट और रॉन्ग। डर की स्थिति सबकी बनी हुई है। अगर ये डर की स्थिति को ख़त्म करना चाहते हैं समाज से, अगर चाहते हैं कि दुनिया में सब अच्छे से जिए, कॉन्फिडेंस के साथ जिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, अगर सच में चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले तो ये सोचो बैठ करके कि होना क्या चाहिए। ये पहला स्टेप है। ये बात समझ में आ रही है? जब ये समझ में आ गई तो फिर दूसरा स्टेप या दूसरे प्रिंसिपल, सप्तधा का दूसरा प्रिंसिपल है कि झूठ और सच में डिस्क्रिमिनेशन करो। फर्क, डिस्क्रिमिनेशन मतलब फर्क करना, भेदभाव नहीं, राइट। उन दोनों में फर्क क्रिएट करो कि सच क्या चीज है और झूठ क्या चीज है। अच्छा, सच क्या चीज है और झूठ क्या चीज है? वर्ड्स जितने भी हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे रिलेटिव हैं। इनकी रिलेटिव फील्ड क्या है? तमाम ह्यूमंस का फायदा, राइट। सच वो चीज है जो तमाम इंसानों के फायदे की है, वो सच है। जो तमाम इंसानों के झूठ की है, तो नुकसान की है, वो झूठ है। इसीलिए कहते हैं ना कि चोरी मत करो, ये झूठ है, गलत काम है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सभी के नुकसान का है, इंक्लूडिंग चाहे बहुत सक्सेसफुल चोर है उसका भी नुकसान का है। जब उसका माल चुर जाता है तो उसे ही बुरा लगता है, ठीक है नहीं, राइट। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करो, क्या होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप आएगा कि क्या चीज फायदे की है तमाम इंसानों के, और क्या क्या चीजें आपके चारों तरफ समाज में नुकसान की हैं। इनमें फर्क समझने की, डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करो। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा है कि कोशिश करो, डिवोट करो अपने को इस बारे में कि सत्य जो है वो असत्य से अलग हो जाए। अभी मार्केट में क्या है, सब कुछ मिक्स्ड है। वादा करके अगर फायदा हो रहा है तो वादा करके ले लो, वादा तोड़ के अगर अपना फायदा हो रहा है तो वादा तोड़ के ले लो। किसी की पीठ पीछे बुराई करके अगर फायदे हो रहे हैं अपने, तो वो फायदा ले लो। किसी के पैर छू के फायदा हो रहा है तो पैर छू के ले लो। पैर छूते ही जैसे ही वो बाहर गया कहीं तो फौरन उसकी बुराई करने लग गए, अगर उसमें फायदा है तो वो ले लो। मतलब समाज में ऐसे ही है ना, मिश्रित भाव, राइट। नहीं, इसमें डिवोट करो अपने को। सिर्फ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट तो सिर्फ थॉट प्रोसेस तक है। अब आप अपने को लगाओ इसमें कि सत्य को असत्य से अलग करो, डिवोट करो। अच्छा, डिवोट करने का सबसे पहला स्टेप आएगा, आप खुद पहले करना शुरू करो। पहले अपने अंदर चेंज लेकर के आओ, दूसरे में नहीं। पता चले अपने तो वैसी के वैसे ही हैं, खपटुल छुरी, और दूसरे को धार धार करने के चक्कर में कि वो धारदार इंसान हो जाए, वो दिव्यचित्त हो जाए, और खुद जो है वो निर्मित बने बैठे अभी भी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चेंज करो,
लेकिन दुनिया को नहीं, पहले अपने को चेंज करो। किसी भी स्पोर्ट्समैन का सबसे डिफिकल्ट कॉम्पिटिटर, किसी भी स्पोर्ट्समैन का किसी भी लेवल पर सबसे डिफिकल्ट कॉम्पिटिटर वो खुद होता है। आप खुद अपने सबसे ज्यादा खतरनाक कॉम्पिटिटर हैं। आप अपने को हरा लो रोज कि मैंने पिछला इतना किया था, इस बार मैं ऐसा करूंगा। अपोनेंट्स अपने आप हार जाएंगे एक आध साल में आपसे, उन अपोनेंट्स को हराने से। हमारी सारी नजर दूसरों पर है, हमें अपनी दिखाई नहीं दे रही, हमको अपना दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, अपना देखना है, अपने से चेंज शुरू करो, अपने अंदर वो चेंज लाओ, डिवोट करो अपने को पूरा 100%, और फिर साथ साथ दूसरों में भी चेंज पैदा करने की कोशिश करो। गौतम बुद्ध ने पहले अपने को चेंज किया, राइट। योगेश्वर श्री कृष्ण पहले खुद रण क्षेत्र में खुद हथियार लेकर के खड़े हुए, राइट। पहले अपने को चेंज करो, देन दुनिया को चेंज करो। यहां प्रोसेस ही उल्टा है। यहां 10 लोग जमा हो गए, 40 लोग जमा हो गए और नारा लगा दिया इनकलाब जिंदाबाद, है नहीं। बगैर इस बात को समझे कि इनकलाब का मतलब क्या होता है। इनकलाब वर्ड जो है वो कल्ब से बना है। कल्ब मतलब दिल, मीन्स अपने दिल को चेंज करो। इनकलाब बहुत स्ट्रांग चीज़ है, मगर पहले अपने को तो चेंज कर लो, अपना दिल तो चेंज कर लो। पता चला गवर्नमेंट के ऑफिस जला दिए, ट्रांसपोर्ट जला दी, इनकी गाड़ी फूक दी, सब इनको ठोक दिया, इनका सर फोड़ दिया, इनकलाब जिंदाबाद, दीवारों पे लिख दिया। आप यकीन जानिए कुछ नहीं हो रहा उससे। जब तक आपका अपना दिल नहीं चेंज होगा अंदर से, आप दुनिया में बाई फोर्स तो कुछ कर सकते हो, बाई फोर्स, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी लेवल पे कर सकते हो। अगर आपको परमानेंट चाहिए चेंज समाज के अंदर, अपने अंदर वो चेंज लाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, फादर ऑफ ए नेशन, राइट। वो इंडिया आए तो सूटेड बूटेड आए थे, कई साल यहाँ रहे भी सूटेड बूटेड, ठीक ठाक से थे, अच्छी फैमिली के, ठीक ठाक पैसे के, सब था। लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया व्हाट इज टू बी डन इन सोसाइटी, तो सबसे पहले उन्होंने अपने को डिवोट किया और सबसे पहले अपने को चेंज किया। क्या उन्होंने चारों तरफ देखा कि जनरल पब्लिक भी, उस जमाने में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, भूखमरी बहुत ज़्यादा थी समाज में उस जमाने में, जिस जमाने में उन्होंने अपना रेवोल्यूशन शुरू किया, राइट। तो उन्होंने फौरन अपने कपड़े तैयार किए सबसे पहले, तो मीन्स वो कपड़े पहने जो जनरल पब्लिक पहन रही थी। अंग्रेजों ने बहुत मजाक बनाया कि ये लीडर इनका, भाई लीडर तो ऐसा होता है, उनके यहाँ अपने आते थे ना लॉर्ड कर्जन, उनके लेफ्टिनेंट्स आते थे, उनकी क्वीन आती थी, राइट। लीडर तो ऐसा होता है। उन्होंने कहा नहीं, भारतीय संस्कृति में लीडर ऐसा होता है जो सबके साथ समा जाए, पता भी नहीं चले कौन इसमें लीडर, अलग से उसकी पहचान नहीं होती, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि डिवोट, तो महात्मा गांधी ने पहले अपने को डिवोट किया, पहले अपने अंदर चेंज लेकर के आए कि नमक छोड़ना है। एक था ना उनका वो मिशन नमक छोड़ने का, सबसे पहले अपने छोड़ा, देन दूसरों से कहा कि अब तुम भी छोड़ो। सबसे पहले खुद कपड़ा पहना वो सूत का, कॉटन का, खुद बिन के हाथ से, अब तुम भी ऐसे करो, इंडस्ट्री का कपड़ा नहीं पहनना है हमें। ये नहीं कहा उन्होंने भीड़ को जमा करके इमोशनल तकरीर करके ये सब चेंज कर लो, और खुद पैंट शर्ट पहने बैठी, राइट। तो डिवोट योरसेल्फ, ये हमारा थर्ड स्टेप है। देन एफर्ट्स लगाओ, एफर्ट्स लगाओ सत्य को इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि हमको जो है वो तमाम क्रिएचर्स का विश्वत्व मिल जाए। विश्वत्व भाई सस्टेनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, भरत पोषण, इसको योग की भाषा में विश्वत्व बोलते हैं। मैंने यहाँ विश्वत्व भी लिख दिया है खाली, आप इसको चाहें तो सस्टेनेंस लिख लीजिएगा अंग्रेजी में, चाहें तो भरत पोषण लिख लीजिए, भरण पोषण ऐसा लिख लीजिए, पालन पोषण ऐसा लिख लीजिए।
राइट? तो एफर्ट्स लगाने हैं सत्य को इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि समाज में जो है वो हर किसी को चांस मिल सके लाइफ में आगे बढ़ने का, एफर्ट्स करने। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो एफर्ट से पहले लिखा हुआ है। भाई एफर्ट्स करके तो फेल भी हो सकते हो ना? नहीं, एफर्ट्स ऐसे एफर्ट्स कि सक्सेसफुल। भाई कौन बिजनेसमैन ऐसा है जो एफर्ट्स लगाता है जैसी चल रही है वैसी चलती रहे, या नुकसान हो जाए कोई बात नहीं? भाई सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाता है ना वो। आगे चल के अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप हो जाएं कि उसको नुकसान हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन एफर्ट्स तो वो सक्सेस होने के लिए लगाता है ना, कामयाब होने के लिए। वही एफर्ट्स आपको लगाने, ताकि सत्य जो है वो मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाए। सत्य मतलब तमाम इंसानों के फायदे की चीज़, तमाम इंसानों के फायदे की चीज़ मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाए, ताकि सबको, सबकी लाइफ जो है वो फुलफिल हो जाए, बिना खौफ के, बिना डर के, बिना किसी भूख प्यास के हर कोई अपना जीवन गुजार सके। ऐसे जीवन सबका हो जाए। क्या आज की डेट में ऐसा जीवन है सबका? हमें आपको एहसास नहीं होगा, शायद हमारे रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पोटेंशियल बहुत होगा मगर उनको चांस ही नहीं मिल पा रहा। आपको चांस मिल गया, आप यहाँ तक आ गए, एमयू तक। अब ये हमारी एफर्ट्स हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी का नुकसान ना उठा पाएँ, इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ, नुकसान में चले जाएँ। वो हमारे ऊपर है कि हम हरकतें अब ऐसी करें यहाँ पे कि देर देर तक सोते रहें, सीरियस ना हो, मतलब कुछ भी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, राइट? तो हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है कि सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाएं, ताकि तमाम ह्यूमैनिटी का फ़ायदा मार्केट में हो जाए। और तमाम ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो जाए मतलब वो बिना डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी भूख प्यास के, बिना किसी मौके को खोए जिसमें वो अपना पोटेंशियल दुनिया के सामने दिखा सके। सारे मौके उसको मिलने चाहिए, हर किसी को मिलने चाहिए। जैसे मुझे मिलने चाहिए ऐसे हर किसी को मिलने चाहिए। ओके, तो हमारा तस्या सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा में 7 प्रिंसिपल्स हाईएस्ट विजडम के लिए, या दिव्य चित्त के लिए, या समाधि तक जाने के लिए हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स में से तीसरा प्रिंसिपल था कि डिवोट करना है अपने को सबसे पहले, एंड देन समाज के अंदर और लोगों को भी तैयार करना है कि वो भी अपने को डिवोट करें। कोई भी इंसान अकेला काम नहीं कर सकता। इंसान सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी से मिलके ही काम कर सकता है, राइट? हमको डिवोट करना है सबसे पहले उसके लिए, देन हमको सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने, ताकि दुनिया का हर इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो ऐसा ना बचे जिसके पास खाने को ना हो, ऐसा ना बचे कोई भी इंसान दुनिया का जिसके पास कंप्लीट इलाज के लिए रिसोर्सेज ना हो। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा ना बचे जिसको मीन्स अपना पोटेंशियल दिखाने का, दुनिया में निखारने का और दिखाने का, अपना पोटेंशियल निखारने का। आप अलीगढ़ आए हो तो निखार रहे हो ना अपना पोटेंशियल, नहीं फिर दुनिया को दिखाओगे भी आप अपना पोटेंशियल, राइट? तो दुनिया में निखारने के लिए भी और दिखाने के लिए भी दुनिया के हर इंसान को जो है वो मौका मिलना चाहिए। जैसे आपको मौका मिला हुआ है ऐसे दूसरे इंसानों को भी मिलना चाहिए। मीन्स ये सारे एफर्ट्स, इस तरीके के बहुत सारे और एफर्ट्स आपको जो है वो समाज में सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने हैं। ये चौथा प्रिंसिपल है। देन योगी का जो माइंड है, जब वो ये कोशिश कर रहा होगा तो बहुत सी रगड़ पैदा हो रही होगी, जाहिर सी बात है। बिना रगड़ के, बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं हासिल होगा, ये बात समझ लीजिए अच्छे से। जो लोग ये चाहते हैं कि ठंडे ठंडे छाँव में रह करके सचिन तेंदुलकर सर बन जाएंगे, विराट कोहली सर बन जाएंगे, सॉरी टू से, यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो अच्छे लगते हैं सोचने में, राइट? आप कॉपी पे इसको चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको अपने घर पे जब या कमरे पे अकेले बैठे हो तो ज़रा लिखने की कोशिश करिएगा। आप गिनती लिखिएगा 10 लाख
प्लस 10 लाख, और सोचने की कोशिश करिएगा ये 10 लाख अलग अलग जगहों से आपके पास आ रहे हैं। 20 लाख में फिर 10 लाख और ऐड करिएगा, फिर जब तक आप पेज के एंड तक पहुंचेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आने लगेगा, अभी और आगे लिखो। ठंडा ठंडा है ना, लेकिन ये 10 लाख से 20 लाख करना, 20 लाख से 50 लाख करना आसान काम नहीं होगा। इसके लिए बड़ी रगड़ पैदा करनी पड़ेगी आप जब आप फील्ड में जाओगे, जब आप मार्केट में अपने बिजनेस स्टार्ट करोगे। लेकिन ठंडे ठंडे बैठ के बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बड़ा मजा आएगा आपको करने में, राइट। तो कोशिश करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कोशिश किए, बिना स्ट्रगल किए आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जितनी कोशिश आप कर रहे हो उतनी कोशिश आपको मिलेगी। जितनी भी कोशिश नहीं करोगे नहीं मिलेगा, साफ सी बात है। और ये एज है आपकी, इस वक्त आप कोशिश कर सकते हो, राइट। जब वो रगड़ पैदा होती है तो दिमाग में बहुत से जो है वो ऑब्स्टेकल्स पैदा होते हैं। अबे यार दुनिया में कोई नहीं कर रहा, पागल हो गया हूँ मैं कि दिमाग खराब है। दुनिया ही समझाने के लिए मेरे ऊपर, मेरे घर वाले ही मेरे ऊपर चढ़े बैठ रहे हैं। आप करोगे, आपके ऊपर भी चढ़े बैठे, पागल हो गए, राइट। योगेश्वर श्री कृष्ण के मंदिर पर जाकर के सिर झुकाना ये बड़ा ठंडा ठंडा काम है, बड़ा मजा आता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के एक भी वचन पे पूरा जीवन गुजार देना बड़ा कांटों भरा बिस्तर लगेगा। तब हम वहां साथ छोड़ देते हैं श्री कृष्ण का, क्योंकि ठंडे ठंडे की आदत पड़ गई ना। राइट और रॉन्ग? हर इंसान जो है वो जा रहा है अजमेर, और वो मज़ार वाले बाबा हैं वहाँ पे, उनके बाबा के आस्थाने पर उनकी चौखट पर सर टिका रहा है। घर लौट करके आ रहा है तो चाह रहा है कि नहीं मेरा बच्चा उस रास्ते पे ना चला जाएगा, उस रास्ते पे ना जाए, वो फिर डॉक्टर और इंजीनियर ही बने, वो फिजिकल एजुकेटर ही बने। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके सिर झुकाना, वहाँ जाके चूमना, वहाँ जाके चादर चढ़ाना, वहाँ जाके मीन्स भोग चढ़ाना, ये सब तो बड़े ठंडे ठंडे काम है। इसमें आपका क्या जा रहा है? बड़ा ठंडा है, और आत्मसंतुष्टि भी मिल रही है। ये असल में हमारे पूरे समाज ने हमको ऐसी आत्मसंतुष्टि बिल्कुल झूठ लेवल की हमको सिखा दी। वहाँ जाके क्या हो रहा है? वहाँ जाके तो आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए था कि हम श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हैं, हम फलाने बाबा का दर्शन करने आए हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल को हमें अपनाना है अपने जीवन में। यही होना चाहिए था ना, वहाँ जाके मोटिवेट होने चाहिए था। वो चढ़ा के आ गए, समझ लिया, भोग लगा के आ गए, समझ लिया कि हमारे पाप धुल गए, हो गया काम खत्म। जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले वैसे ही फौरन टाक से जो है वो फलाने को गाली बकी। अभी नमाज पढ़ के आया बंदा, अभी गाली बकी धन से। क्यों? क्योंकि असल में दुनिया को तो चेंज करने के चक्कर में हम आप सब लगे हुए हैं, अपने को चेंज करना नहीं चाहते। तो अपने से चेंज करना, ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो योगी का जो माइंड है, जब वो योगी अपना फायदा और दूसरों के फायदा के रास्ते पे जैसे ही कोई भी इंसान चलेगा, आप भी, और क़यामत तक कभी भी कोई भी इंसान चलेगा तो सबसे पहले उसके घर वाले ही उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसके दोस्त लोग ही उसके खिलाफ हो जाएंगे सबसे पहले। आप चल के देखो योगेश्वर श्री कृष्ण के रास्ते पे जरा, आप चल के देखो प्रॉफेट मोहम्मद के रास्ते पे जरा, कोशिश तो करना जरा। एक दिन पूरे भूखे रह के और दूसरों को खाना खिला दो जरा। अभी देखो आप ही के दोस्त लोग आप ही के दिमाग में इतना भूस डाल देंगे कि आपको भी लगने लगेगा कि यार मैं ही पागल हूँ। राइट, उसी को मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर। ये पांचवा, योगी का जो माइंड है, योगी है ना, वो अपना भी फायदा कर रहा है, दूसरों का भी फायदा कर रहा है। राइट, उसके अपने फायदा करने के बाद जितने रिसोर्सेज बच गए थे उन्हीं से तो फायदा कर रहा है ना वो दूसरों का। तो दुनिया उसके ऊपर अर्रा पड़ी एकदम से। उसके अपने जो जिनको अपना कह रहा था वही अर्रा पड़े उसके ऊपर। वो अपने तब तक अपने बने हुए थे जब तक उनको लग रहा था कि हम बड़े अच्छा मिल रहा है माल इससे। अब उन्हें जैसे ही लगा खतरा कि ये तो माल सारा उधर जा रहा है, हमें बस इतना ही मिल रहा है जितनी जरूरत का है, तो वही दुश्मन हो गए अब आपके पास। राइट, ओके।
तो अब उसके मन में जो है वो, उसके अंदर जो है वो बहुत से ऑब्स्टिकल्स, बहुत से क्लेश, द्वेष अब उसके दिल में पैदा होने लगे। यार क्या मुसीबत है, क्या मतलब सच में मैं गलत हूँ। अकेले में बैठ के वो सोचने लगा कि पूरी दुनिया 10 लोग उसके जानकार हैं, 9 जो हैं वो उसके खिलाफ है, एक जो बंदा बचा है वो 75% उसके खिलाफ है, थोड़ा बहुत कह रहा है हाँ चलो अच्छा करते हो, राइट। तो उसको एक क्लेश आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा जो 5वां प्रिंसिपल्स है वो योगी को उन क्लेशों से, उन ऑब्स्टिकल्स से उसको खुद विद इन हिमसेल्फ या विद इन हर सेल्फ उसको जो है वो स्ट्रगल करना होगा लगातार। अगर उनसे हार गया उन ऑब्स्टिकल से तो फिर वो नहीं कर पाएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। रगड़ पैदा होगी, देखो रगड़ हर जगह पैदा हो रही है, यहां भी रगड़ पैदा होगी उसको, राइट। ये 5वां प्रिंसिपल है। अगर यहां तक का ये कवर कर लिया आपने, अगर उस संघर्ष को आपने झेल लिया, वो एक संघर्ष आएगा बहुत बड़ा, लाइफ का एक बहुत बड़ा संघर्ष आएगा, राइट। और वही संघर्ष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट संघर्ष होगा आपके जीवन का, बहुत संघर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट संघर्ष होगा। एक बार वो संघर्ष अगर आ गया आपका, आपने उसको पूरा कर लिया, क्लेश, द्वेष, ऑब्स्टिकल्स, वो परेशानियां, एक बार उनसे आप ऊपर आ गए, एक बार आप ऊपर आ गए, देन जो है वो आपका चित्त जो है वो ट्रेंड हो जाएगा दूसरों के वेलफेयर के काम करने के लिए। यहां पे ट्रेंड हो जाएगा। तो ट्रेंड होने के लिए इतना उसको 5 स्टेप्स, 5 प्रिंसिपल्स उसको बर्दाश्त करने होंगे, देन उसका चित्त ट्रेंड होगा। और ट्रेंड होने के बाद फिर वो परफेक्टली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। परफेक्टली इंस्टॉल्ड मतलब उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी उस काम को करने के लिए जो तमाम इंसानों के फायदे का है। इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वो अपना नुकसान भी उसको नुकसान नहीं दिखाई देगा। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, अपने एफर्ट्स करते करते जड़ें इतनी मजबूत, इतना परफेक्टली इंस्टॉल्ड हो जाएगा कि फिर उसको तुम कुछ भी कर लो, कैसा भी नुकसान कर दो, अब वो फर्मली इंस्टॉल्ड है। अब वो दिव्य चित्त हो गया, अब वो शांत से सुपर शांत हो गया, अब उसको प्रज्ञा हासिल हो गई। 7 प्रिंसिपल्स उसके जो हैं वो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जहां पर आपको अपने चित्त को इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपकी लाइफ के फेजेस होंगे, ये फेजेस आपको जो है वो एक एक करके गुजारने होंगे, तब आपको हाईएस्ट लेवल का विजडम, हाईएस्ट लेवल की प्रज्ञा तब आपको जो है वो हासिल होगी। अगर आप इन लाइंस पे, इन प्रिंसिपल्स पे आप अगर स्ट्रगल करोगे, राइट। इसी को जो है वो महर्षि पतंजलि ने जो शुरू में कहा था वही मैं अब आखिर में बस रिपीटिशन के लिए कह रहा हूं। तस्या सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, राइट। That will be achieved to become the functional in yoga and to attain perfection in it. तब आप योग में इंस्टॉल्ड हो जाओगे, परफेक्टली इंस्टॉल्ड हो जाओगे, योग में स्थित हो जाओगे, और उसके साथ साथ आप क्या कर रहे होगे, परफेक्शन हासिल कर लिया होगा। ठीक है भाई, ये बात 3.2 इज क्लियर। फंक्शनल कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट क्या है, सोसाइटी में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, है नी, नंबर 1, वेरी गुड। नंबर 2, राइट, सत्य और असत्य में डिस्क्रिमिनेट करना है, फर्क महसूस करना है कि क्या क्या चीजें फायदे की हैं। अभी तो हमने पहली स्टेज में क्या देख रहे थे, समाज में क्या हो रहा है, भाई हमें पता होना चाहिए ना समाज में हो क्या रहा है, तभी तो हम ढूंढ पाएंगे ना कि क्या फायदे का क्या नुकसान का। देन सेकंड प्रिंसिपल था हमारा डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिवोशन,
लगाना है अपने को, और अपने को भी और दूसरों को भी। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है अपने को लगाना है। दूसरे पे कोशिश तो बाद में कहीं करनी है, पहले अपने को इंस्टॉल कर लेना है, ताकि वो हमें हिलाए तो हम ना हिलने पाए। देन चौथा क्या है? सक्सेसफुल एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट दैट, सक्सेसफुल एफर्ट। देन पांचवा, राइट, यानी योगी के माइंड में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितनी भी रुकावटें पैदा हो रही हैं, उस रास्ते पे चलने के लिए उन सारी चीजों से लड़ना है उसको। लड़ते 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 एक टाइम पीरियड होगा, वो उनसे ऊपर उभर जाएगा। और जैसे ही वो उभर जाएगा तो क्या मिलेगा उसको? उसका जो चित्त है वो परफेक्टली इंस्टॉल्ड हो जाएगा योग में, और परफेक्शन के साथ फिर वो अपने कामों को अंजाम दे रहा होगा। उसका योगी का काम क्या था? अपना फायदा और तमाम इंसानों का फायदा, इसमें परफेक्टली इंस्टॉल्ड होगा। अब अपना फायदा और दूसरों का फायदा, इसके अपना अलग अलग लेवल है कि वहां आपने को शून्य ही कर लिया, बिल्कुल स्वरूप शून्य, वो एक अलग चीज है, वो उससे हायर डिग्री की चीज है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रज्ञा हासिल करने के लिए, समाधि हासिल करने के लिए, आपको दिव्य चित्त होने के लिए, आपको ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये फंक्शनल 7 फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। इन 7 फंक्शनल कंपोनेंट से स्टेप वाइज, पहले से फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, और हर स्टेप पे आपको रगड़ पैदा होगी, संघर्ष, स्ट्रगल करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? थैंक यू वेरी मच।